हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम नए चैप्टर की इधर शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसे सेक्शन 6 ने डिफाइन किया है। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी एसएससी डिपेंड्स अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द एक्ट. For all the purpose of income tax, taxpayers are classified into three broad categories on the basis of their residential status: resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, non-resident. तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि इनकम टैक्स पर्पस के लिए इंडिविजुअल, एच कंपनी, फर्म, सभी को क्लासीफाई किया जाता है कि वो रेसिडेंट है या नहीं। तो रेसिडेंट रहेंगे तो उनके लिए टैक्सेशन पर्पस अलग होगा, और नॉन रेसिडेंट रहेंगे तो उनके लिए टैक्सेशन पर्पस अलग होगा। और इसका रेसिडेंटशिप का मतलब सिटीजनशिप से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेसिडेंट एक कोई प्रूफ नहीं होता है। रेसिडेंट मतलब एक कंट्री में आप कितने दिन रहते हो, उसके हिसाब से उस कंट्री के इनकम टैक्स लॉ, यानी जो भी लॉ है, उससे आपको पता चलता है कि आप वहाँ के रेसिडेंट है या नहीं। आप भली सिटीजनशिप इंडिया का लो, लेकिन आप बाहर रह रहे हो पूरा साल तक, तो आप रेसिडेंट बाहर के हुए। वैसे ही अगर आप बाहर के सिटीजनशिप लिए हो, जैसे कनाडा का सिटीजनशिप लिए हो, और पूरा साल मुंबई में रहो, मतलब पूरा साल इंडिया में रहे हो, तो फिर आपको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ये सिटीजनशिप से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस देखा जाता है इनकम टैक्स के लिए सिर्फ। तो रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कैन आइदर बी रेसिडेंट में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए सिर्फ क्लासिफिकेशन ज़्यादा किया गया है, जिसमें रेसिडेंट में आपको दो चीज़ें हैं, या तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या फिर आप नॉन रेसिडेंट ही हो। इसका इन सब का मतलब हम आगे समझेंगे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भी समझ जाएंगे कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या फ़र्क है, और नॉन रेसिडेंट में कैसे आएगा। तो फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एक्सेट्रा, उनके लिए सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मस्ट बी ascertained with reference to each previous year. A person who is resident at ordinary resident in 1 year may become non-resident or resident but not ordinary resident in another year or vice versa. यानी इसका मतलब ये है कि आपको रेसिडेंटशिप मतलब रेसिडेंट वो पर्सन है कि नहीं प्रीवियस ईयर में, वो आपको चेक करना पड़ेगा हर साल। और ये हर साल बदलते रहता है कि एक साल में आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, लेकिन अगले साल में नॉन रेसिडेंट हो सकते हो, या और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हो, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसलिए हमें हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है हर पर्सन का। तो शुरुआत करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। An individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfy any of the following condition. एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट इन इंडिया मानने के लिए क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है कंडीशन? He has been during the previous year for a total period of 182 days or more. मतलब वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तभी वो रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का। ये इंडिविजुअल के लिए लिमिट है। और he has been in India during the 4 immediately preceding previous year for a total period of 365 days or more, and has been in India for at least 60 days in the previous year. If the individual satisfy any of the condition mentioned above, he is a resident. If both the condition are not satisfied, the individual is non-resident. तो पहला कंडीशन क्या था? उस इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। और ऑप्शन दिया था कि अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है कि आपको एटलीस्ट 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा इंडिया में, और प्रीवियस ईयर के पहले 4 साल में आपको टोटल 365 डेज रहना पड़ेगा। यानी जो प्रीवियस ईयर छोड़ के जो बाकी के प्रीवियस ईयर के प्रीवियस 4 साल है, उसमें टोटल में 365 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में। अगर वो दोनों का वो कंडीशन फॉलो होती है, अगर 182 डेज कंडीशन फॉलो होती है तो आप रेसिडेंट माने जाओगे। अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ये देखा जाएगा। अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाए जाओगे। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है
तो आप रेसिडेंट इन इंडिया माने जाओगे। इसका हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या है ये। नोट, for the purpose of counting the number of days stayed in India, both the day of departure as well as the day of arrival are considered to be in India। तो इंडिया में नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए जब आप बाहर से इंडिया में आए उस दिन का डेट, जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो उस दिन का डेट, दोनों इंक्लूड किया जाएगा। यानी आप 27 सितंबर को, आप कोई भी डेट लेता हूँ मैं, 27 सितंबर को इंडिया से बाहर जा रहे हो तो वो भी डेट इंक्लूड होगा। और अगले महीने 28 अक्टूबर को वापस आ रहे हो तो 28 अक्टूबर भी इंक्लूड होगा इंडिया में। मतलब यहाँ पे दोनों डिपार्चर और अराइवल डेट दोनों इंक्लूडेड है। It is not necessary that the period of stay must be continuous or active, nor it is essential that the stay should be at the usual place of residence, business or employment of the individual। तो ये बात क्लियर की है कि आपका स्टे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा 182 डेज, पूरा डे 1 से लेकर डे 182 डेज इंडिया में रहो। आप बीच बीच में जा आ सकते हो आप। और दूसरा, आप कहीं भी रह सकते हो। मतलब आप ये नहीं है कि आपको घर पे या बिजनेस प्लेस पे, आपके काम के जगह पे रहना पड़ेगा। आप कहीं पे भी इंडिया में आओ, कभी भी आओ, घूमने जा रहे हो कहीं पे भी, वो भी काउंट ही होगा इंडिया में डेज। The term stay in India includes stay in the territorial waters of India, that is 12 nautical miles into the sea from the Indian coastline. Even the stay in ship or motor boat in the territorial waters of India would be sufficient for making the individual resident of India। तो द टर्म स्टे इंडिया का मतलब आप इंडियन कोस्ट लाइन का, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स तक आगे तक है पानी में, तो आप वहाँ पे भी रहोगे, बोट में भी रहोगे। जब तक इंटरनेशनल वाटर में ना जा रहे हो तब तक आपका माना जाएगा कि आप इंडिया में रह रहे हो। भले ही आप कहीं पे भी रहो, इंडिया में रहना चाहिए बस। द टर्म द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज़ नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। वही मैंने कहा कि आपका रेसिडेंस स्टेटस अलग है और सिटीजनशिप अलग है। सिटीजनशिप आपका प्रूफ होता है कि आप उसी देश के नागरिक हो, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस बार बार बदलते रहता है। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ द स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज। यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है जहाँ पर इंडिविजुअल को रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा जो कि उसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया होगा, यानी 182 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज लास्ट वो प्रीवियस ईयर, वो नहीं करना है। सिर्फ पहला वाला कंडीशन ही फॉलो करना है। अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तो इसमें कौन से इंडिविजुअल कवर्ड है? Indian citizens who leave India during the relevant previous year as a member of the crew of an Indian ship or for purpose of employment outside India। तो मतलब इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास, ना इंडियन के नागरिक है, वो इंडिया को लीव करते हैं एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप। मतलब वो नेवी में है, जो जा रहे हैं इंडिया से जा रही है आउटसाइड इंडिया, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, तो आपको फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है रेसिडेंट मानने के लिए। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। और सेकंड कौन है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और अ प्रोफेशन इन एनी अदर वोकेशन हु कम्स टू इंडिया टू विजिट इन एनी प्रीवियस ईयर। अभी इंडियन सिटीजनशिप यानी इंडियन सिटीजन या ओरिजिन ऑफ इंडिया, पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन तो आपको पता चल गया, इंडियन रेसिडेंट मतलब इंडियन सिटीजनशिप जो होल्ड करते। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब जो बॉर्न हुआ है इंडियन से, मतलब किसी की फैमिली है, इंडियन फैमिली है, जो बाहर जाके सेटल हो गए और वहाँ पे उनको कोई सन बॉर्न हुआ, तो उसको सन या डॉटर बॉर्न हुए तो फिर उनको माना जाएगा कि वो इंडियन सिटीजनशिप, उनको माना जाएगा कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उनके माँ बाप इंडियन है। अगर उसमें से कोई भी माँ भी इंडियन हुई या पापा भी इंडियन हुए तो चलेगा, मतलब आइदर ऑफ द वन शुड बी एन इंडियन, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा उनके डॉटर और सन को। जो
बाहरी आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, यानी जो इंडियन सिटीजन हैं वो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, या बिजनेस के लिए गए, या प्रोफेशन के लिए गए, या वोकेशन के लिए गए, और वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में आते हैं, तो उनके लिए भी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना है। मैं वापस समझा देता हूँ। एक्सेप्शन में दो एक्सेप्शन है। एक इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज मेंबर ऑफ द क्रू, मतलब वो मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप है जो एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया शिप पे। और दूसरा कंडीशन है, और दूसरे कवर है इंडियन सिटीजन जो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, या बिजनेस के लिए गए, या प्रोफेशन के लिए गए, या जो इंडिया प्रीवियस ईयर में आते, फिर उनके लिए भी 182 डेज फॉलो करना मैंडेटरी है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो रेसिडेंट हो जाएंगे। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी इंडिया आता है तो उसको फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा टू बी ए रेसिडेंट। अगर नहीं आता, मतलब या उससे कम दिन रहता है, तो नॉन रेसिडेंट। अभी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जैसा कि इंडिविजुअल में और एचयूएफ में दो चीज़ देखा जाता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में। रेसिडेंट में देखा जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अभी रेसिडेंट का देख लिए, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन देख लेते, तभी हम लोग को पता चलेगा कि दोनों में से कौन से रेसिडेंट तो हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से क्या है। ठीक है। An individual is said to be a resident at ordinary resident if he satisfy both the following condition। एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट तो है जो प्रीवियस कंडीशन है 182 डेज या 60 डेज इन प्रीवियस ईयर या 365 डेज इन लास्ट वो प्रीवियस ईयर, वो कंडीशन फुलफिल करता है कोई दोनों में से एक, तो वो तो रेसिडेंट माना ही जाएगा। लेकिन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानने के लिए उसको दो कंडीशन और फुलफिल करना पड़ेंगे। वो क्या है? ही इज अ रेसिडेंट इन एनी टू आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रीसीडिंग the relevant previous year and his total stay in the last 7 years preceding the relevant previous year is 730 days or more। यानी वो पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले 10 साल में वो किसी भी 2 साल में उसको रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के पिछले 7 साल में टोटल मिला के 730 डेज रहना चाहिए इंडिया में। If the individual satisfy both the condition mentioned above, he is resident and ordinary resident. But if only one or none of the conditions are satisfied, the individual is a resident but not ordinary resident। तो इसमें है an individual is said to be a resident and ordinary resident if he satisfy both the condition। या तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में टोटल 730 डेज क्यूमुलेटिव होना चाहिए, रहना चाहिए इंडिया में। तब वो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो रेसिडेंट तो है ही, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी माना जाएगा। अगर उसमें से एक एक कंडीशन फुलफिल करता है या कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो रेसिडेंट तो पहले ही बन चुका है। अब बस डिटरमाइन करें कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया पड़े कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 days in every financial year। दिस हैज़ बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 10 financial year। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अभी हम लोग को बताया गया कि ब्रेडली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है जो इंडिया विजिट करता है फॉर 100 days in every financial year। This has been his practice for the past 10 financial year। Find out his residential status for the assessment year 2020-21। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो इंडिया हर साल 100 दिन के लिए विजिट करता है हर फाइनेंशियल ईयर में, और इसका रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए डिटरमाइन करना है। यानी प्रीवियस ईयर क्या हुआ 2019-2020, मतलब प्रीवियस ईयर 2019-20 में इंडिया में कितने साल रहा उसके बेसिस पे ही हम लोग 2021 में टैक्स लगाएंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लेते हैं सोल्यूशन देख के। डिटरमाइनिंग ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ब्रेटली फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-2020। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है
कि हर साल वो हर फाइनेंशियल ईयर में वो 100 डेज आता है इंडिया के लिए। तो ये पहला कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 इज इक्वल टू 100 डेज। तो पहला कंडीशन 182 डेज और मोर का था, तो सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है। अभी टोटल इसका डेज कैलकुलेट कर लेते कि कितना सा। कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पहला कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, अभी प्रीवियस ईयर हमारा 1920 है, तो पिछला इसका 4 साल में वो 365 डेज होना चाहिए टोटल। तो पिछला 4 साल है 1920 है ना, तो 2018-19 आएगा 100 डेज, 2017-18 आएगा 100 डेज, 2016-17 आएगा 100 डेज, 2015-16 आएगा 100 डेज। तो ये 4 साल हो गए, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल में वो 100 डेज रहा है, तो टोटल 400 डेज हो गए। तो ये सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे टोटल 400 डेज है, तो मतलब सेकंड कंडीशन फॉलो कर लिया। मिस्टर ब्रेटली हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज during the previous year 2019-20 and for a period of more than 365 days during the 4 immediately preceding previous year. Therefore, he satisfies one of the basic conditions. Therefore, he is a resident for the assessment year 2020-21. अभी रेसिडेंट तो मालूम पड़ गया, अभी ये इंडिविजुअल है, तो हम लोग को जानना पड़ेगा ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। तो इसके लिए 2 कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं हम लोग को। पहला कंडीशन है ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया in any 2 years out of 10 preceding previous year, यानी प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में टोटल 730 डेज रहना चाहिए। तो ये कंप्यूटेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 700 डेज। हम लोग को पता कि हर साल ये 7 दिन के लिए, मतलब हर साल ये 100 दिन के लिए आता है, तो 7 ईयर्स के लिए 730 डेज के डिटरमाइन करने के लिए टोटल कितना होगा, तो उसका पिछले 7 सालों के लिए देखा जाएगा प्रीवियस ईयर 1920 को छोड़ के। तो 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, तो 100 डेज इंटू 700 डेज आ गया। ये 730 डेज फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो सिंस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर इज लेस देन 730 डेज, देयरफॉर ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो वो कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया था, जिसमें लिखा था कि या तो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे ये एक कंडीशन ही फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जहाँ पे एक कंडीशन या कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। देयरफॉर मिस्टर ब्रेटली इज ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2020-21।